हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2023 और 2018 में ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग का थर्ड लेक्चर है। पहला जो पिछले वाला वीडियो है ना, उसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि पिछले वाले वीडियो से ही ये वीडियो है ना हम लोग का आगे कंटिन्यूएशन में है। तो पिछला जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है इसमें। ठीक, सो इसमें कहता क्या है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में। देखो, व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स को बोला जाता है जिसका एटॉमिक नंबर तो हम लोग का सेम होता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है ना वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं लूँ हूँ, ये क्या है, हम लोग का क्लोरीन है। इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और एटॉमिक मास आप लोग जानते हो इसका 35 होता है, जो आप सभी लोग जानते हो। एक और क्लोरीन होता है जो कि नेचर में ऑफकोर्स मिलता है, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका देखो, इस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35 है, और इस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 37 है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो दो क्लोरीन है एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। उसी प्रकार से आप लोग अपने बचपन यानी कि लोअर जो क्लासेस है उसमें सीखते आए हो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम। इसी को हम लोग जनरली हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोग का ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। एक होता है टाइटियम, है ना, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और एटॉमिक मास कितना होता है 3। तो ये 3 के हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। उसी प्रकार से आप लोग ऑक्सीजन के बारे में भी सुने होंगे। ऑक्सीजन का इसका एक एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8। ठीक है, इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है 18 होता है। तो ये ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हो गए। कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास कितना 12। उसी प्रकार से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है इस बार 13 होता है। तो ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हो गए, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सो ये होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। तो ऐसे जो एटम्स है ना इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। सो क्या हो रहा है, अभी हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हेन ए पर्टिकुलर एटम इन एन मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड बाय इस आइसोटोप्स in a particular there is a no appreciable change in internuclear distance on isotopic substitution। तो जब भी हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल H और एक है Cl है। ठीक है, ये H है और एक है हम लोग का Cl। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया D, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन मैंने 35 वाला ली है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना है 35 है, और इसको मैंने इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन 37 से। सो ये हो जाएगा हाइड्रोजन वैसी है, और क्लोरीन, अब क्लोरीन को रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया 37 से। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास चेंज हो गया होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये वैसे ही रहा होगा। ठीक है, सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जब भी हम लोग करते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल ला देना। जैसे कि क्लोरीन 35 है ना, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 37 से, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो जब ऐसा हम लोग ने किया ऐसा वाला, तो इसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यही पॉइंट हम लोग का बोल रहा है ये। व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इस आइसोटोप इन अ पर्टिकुलर देयर इज नो अप्रिसिएबल चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। हाउएवर change in total mass and hence change in moment of inertia and b value for the molecules। आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन करने से हम लोग का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ, देखो चेंज ये हुआ, देखो एनर्जी लेवल भी चेंज होगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है H/8π² IC J × J+1। ठीक है, यहाँ क्या क्या चेंज हुआ आप सभी लोग गौर से देखना इसमें। अब देखो, आइसोटोपिक जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना तो मास चेंज हो गया होगा। देखो मास चेंज है, मास बढ़ गया। पहले क्लोरीन 35 था, अभी क्लोरीन कितना हो गया 37। मैंने आई निकालना सिखाया है आप सभी लोग को। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये होता है न्यू × R0 का स्क्वायर होता है
है ना, और न्यू यहाँ पास हम लोग का है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। न्यू क्या है हम लोग का रिड्यूस्ड मास है, और न्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है कि नहीं है। अभी हमने क्या किया है, जब भी हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया है तो ये मास बदल गया, ठीक है, मास बढ़ गया है, ऐसे कह सकते हैं कि मास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 35 से अभी क्या हो गया 37 हो गया। सो मास इंक्रीज होने के न्यू नॉट का ये जो न्यू है ना ये बदल जाएगा, मास बदल गया तो ये न्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही हमने मास को बढ़ाया तो न्यू बढ़ जाएगा, न्यू बढ़ने से आई बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब आई बढ़ जाएगा तो इसको हमने बोला था बी, है ना, बी का जो वैल्यू था हम लोग के पास वो कितना है, एच बाय 8 पाई² आई इंटू सी, ठीक है। जब हमने न्यू को चेंज कर दिया तो न्यू को बढ़ा दिया, सॉरी न्यू को मास को बढ़ाया तो न्यू बढ़ा, न्यू बढ़ा तो आई बढ़ा, और आई को बढ़ने से आई बढ़ेगा तो बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अभी तक का जो सिनेरियो है उसको देखते हैं हम लोग। मास को बढ़ाया, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से मास बढ़ा, जिससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, बढ़ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, मास। या फिर ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर नॉट का स्क्वायर। ये आर तो बदल नहीं रहा है क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसको मैंने आर नॉट ले लिया है ना, डी की जगह आर नॉट लिख लो। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से आर नॉट का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मास बदला, मास कब बढ़ गया, मास बढ़ गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मास बढ़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से देखो अभी इस एनर्जी फार्मूला देखो, आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आई को बढ़ने से हम लोग का बी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, आई बढ़ने से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। बी का वैल्यू कम हुआ, बी का वैल्यू कम हुआ तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी कम हो जाएगा। ये पूरा सिनारियो है, इसी को पढ़ते हैं हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में, और इसी को हम लोग वर्ड के रूप में लिखते हैं, है ना। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाउएवर चेंज इन द टोटल मास एंड हेंस चेंज इन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द बी वैल्यू फॉर द मॉलिक्यूल्स। सो जैसे जैसे मास बढ़ा, मास को चेंज कर दिए, मास को चेंज होने से हम लोग का बी चेंज हो जाएगा, और बी चेंज हो जाएगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो, कंसीडर ए CO मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ऑन गोइंग फ्रॉम C12O16, है ना, कार्बन के 12 वाला है, और इसको हमने कर दिया, इसको रिप्लेस कार्बन को कार्बन के आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। देर इज से मास इंक्रीज, मास बढ़ गया है। सो बी का वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, h/8 IC, और आई क्या है हम लोग का न्यू नॉट आर नॉट का स्क्वायर, जो कि हम लोग निकालते हैं m1 m2 m1 प्लस m2 आर नॉट का स्क्वायर। आर नॉट क्या है हम लोग का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। सो ये बी का वैल्यू बताया है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग मास देर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, ठीक है, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। उसके बाद दिस चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो बी बदल गया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। एनर्जी लेवल इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, एनर्जी लेवल को हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। एनर्जी लेवल फॉर कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू बी फॉर कार्बन 12 J+1 रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल फॉर C12O मॉलिक्यूल्स। सो 13 के लिए हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, B13 J+1 रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल फॉर C13CO मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 12 वाले जो मॉलिक्यूल है उसका बड़ा होगा क्योंकि, है ना, और इससे क्या होगा, कार्बन 12 का जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, कार्बन 13 के कंपेरिजन में। सो देखो एनर्जी लेवल्स क्या हो गया, कम हो गया है, मास बढ़ाने से एनर्जी लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो इसका डायग्राम किस प्रकार से निकालोगे, देयर इज ए स्लाइटली डिक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। सो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, क्योंकि बी का वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो हमने दो डायग्राम बनाया है, एक CO12 मॉलिक्यूल्स के लिए और CO13 मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। ये क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। सो एनर्जी क्या है हम लोग का, कम हो गया है, ठीक है। सो अगर ये 12 वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है हम लोग का
जीरो एनर्जी जे इज इक्वल टू जीरो के लिए, जे इज इक्वल टू 1 के लिए, जे इज इक्वल टू 2 के लिए, जे इज इक्वल टू 3 के लिए, जे इज इक्वल टू 4 के लिए, जे इज इक्वल टू 5 के लिए। सो ये स्लाइटली डिक्रीज हो गया एनर्जी, है ना। एनर्जी C13 का क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, किससे, C12 से। सो इसको हम लोग ने ऐसे डिक्रीज करके ऐसे दिखा दिया, देखो ये डिक्रीज करके दिखला दिया C13 के लिए, ऐसे करके डिक्रीज कर दिया। अब देखो, अब स्पेक्ट्रम बनता कैसे, स्पेक्ट्रम बनता है ट्रांजिशन से, 0 लेवल से 1 लेवल में गया तो एक लेवल दिखलाया ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया तो एक ऐसे आया, यहाँ से यहाँ गया तो एक लाइन ऐसे आया, यहाँ से यहाँ गया तो एक ऐसे लाइन आया, यहाँ से यहाँ गया तो एक ऐसे लाइन आया। अब देखो, जब ये जो एनर्जी, ये रोटेशनल एनर्जी, जो ये रोटेशनल लाइन मिला ना, ये वाला ये लाइन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करता है। अब एनर्जी गैप कम हो गया ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा जैसे। तो यहाँ एनर्जी हम लोग को मिलना चाहिए था, लेकिन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से एनर्जी लेवल कम हो गया, जो दोनों के बीच का जो गैप है ना वो कम हो गया, इसकी वजह से ये थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो डॉट डॉट जो आप सभी लोग को स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना, स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है ना, वो किसका है, C13 का रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है ना, ये C12 मॉलिक्यूल्स का हम लोग को स्पेक्ट्रम दे रहा है, ठीक है। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में आप सभी लोग को क्या याद रखना है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में आप सभी लोग को याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग मास बदल जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा तो बी वैल्यू बदल जाएगा, बी वैल्यू बदल जाएगा तो एनर्जी बदल जाएगा, और एनर्जी के बदलने से क्या होगा, स्पेक्ट्रम भी बदल ही जाएगा, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा, मास बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो बी वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को बढ़ाएंगे तो बी कम होगा, है ना, आई को बढ़ाएंगे तो बी कम होगा। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से आई बढ़ा, बी कम हुआ, बी के कम होने से अब एनर्जी देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सो जैसे बी कम हुआ तो एनर्जी भी कम हो जाएगा, है ना। बी किसके लिए कम हो, किसका कम होगा, 13 का, ठीक है, ऐसे करके। तो एनर्जी कम किसका होगा, 13 वाले का, फिर एनर्जी लेवल कम हो जाएगा ऐसे करके। तो आप लोग इसको बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना। धन्यवाद।